हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स और मैटर्स और पॉइंट्स टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मीन्स ये क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, डिस्कस एनी 3 फैक्टर्स टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर ऐसे आएगा, डिस्कस एनी 3 मैटर्स टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर आएगा डिस्कस एनी 3 पॉइंट्स टू प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ना एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस बताने हैं हमें क्या है। सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया, ड्यू टू अ हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, employment and export income, India has been called agriculture nation। हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट इनकम के लिए, सो इसलिए इंडिया को एग्रीकल्चर नेशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, बिग प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, that means 68.8% living in rural area are dependent on agriculture। यह नंबर आपको याद रखना है कि पूरी इंडिया का 49% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है एंड रूरल एरिया में 68.8% जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। If agriculture production fails, then the income of big mass gets negatively affected। अगर एग्रीकल्चर इनकम हमारी कम हो रही है या डाउन हो रही है या नहीं हो रही है, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो विलेज में रहती है, जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनकी इनकम पर नेगेटिव इफेक्ट होगा। ड्यू टू दिस डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज रिड्यूस्ड। Thus, industries are not getting enough raw material. This will lead to failure in industrial sector। अब होगा क्या, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में डिमांड कम हो जाएगी, उनको रॉ मटेरियल कम मिलेगा एंड वंस अगेन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। Thus, agriculture failure leads to failure of industrial sector। The failure of agriculture sector and industrial sector badly affect the service sector of a country। As a result, it face fall in its demand and income। अब एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी फेल हो जाएगा, तो लोगों की जॉब्स जाने लगेगी, जॉब जाने लगेगी, सर्विस सेक्टर पर भी इफेक्ट होगा एंड फाइनली हमारी इकोनॉमी ही डूब जाएगी। Thus, it can be said that if agriculture fails, then entire economy of country fails, and if agriculture succeeds, then whole nation progress। Hence, agriculture sector is known as the backbone of the nation। Underline कर लो, agriculture sector हमारा backbone है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोडक्शन होकर इंडस्ट्रीज़ में जाता है, इंडस्ट्रीज़ चलती हैं इसलिए सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, और सर्विस प्रोवाइड होता है इसलिए हमारा नेशन जो है वो प्रॉस्पेरस रहता है। इन इंडिया सिंस 1956 एफर्ट्स आर मेड टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन, बट इवन टुडे इंडिया इज नॉन एज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी। ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, income, employment, export revenue, etc. have been reduced। In spite of this, even today, the development rate of economy is dependent on the growth of agriculture sector। नाइनटीन 51 से लेकर अभी तक की हमारी एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गई है। पहले 1951 में
जितने लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे आज वो रिड्यूस्ड होकर 49% हो गए। बट आज भी हमारा नेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। प्रेजेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द इकोनॉमी, बट its contribution to national income as compared to other sector of economy is least। ये सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर का जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है वो बाकी सेक्टर से बहुत कम है, लीस्ट है, मीन सबसे कम। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। Now question number 10. Explain any 3 reasons for low productivity of agriculture in India। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो जो प्रोडक्टिविटी है वो लो क्यों है, उसके 3 रीजंस बताने हैं हमें। इंडिया इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन, बट इट्स वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज अ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आर as follows। First, institutional factors, second, technological factors, and third, other factors। ये 3 मेन रीजंस हैं हमारी लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। नाउ फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर देखो सब पॉइंट दिए हुए हैं 4। हम सभी 4 के 4 सब पॉइंट्स को समझेंगे। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड देन अदर फैक्टर्स। सो एक एक करके पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। फैक्टर्स लाइक फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल आर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स which affect the structure of agriculture work. Such factors are as follows. First, land revenue collection system. During India's independence, revenue was collected by zamindari system, malwari system, ryotwari system। ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था ना, हम जो इनकम करते हैं या फार्मर्स जो इनकम करते हैं उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और वो कलेक्ट होता है ज़मींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग। इन दीज सिस्टम्स अ लार्ज शेयर ऑफ क्रॉप वॉज टेकन बाय द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम टेनेंट ऑफ लैंड फॉर लैंडलेस लेबरर्स एज रेंट ऑफ लैंड। अब पहले क्या होता था कि कुछ ज़मींदार होते थे। ज़मींदार कैसे कहते हैं? जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हों खाली, तो वो क्या करेगा, वो लेबरर्स को ज़मीन दे देगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए, खेती करने के लिए पार्टनरशिप में, और वहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें दोनों का शेयर रहेगा। तो ज़मींदार क्या करते थे, वो पैसे वाले होते थे, रसूखदार होते थे, उनकी चलती भी थी, और लेबर बेचारे पुअर होते थे। तो ज़मींदार क्या करता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद ले लेता था। ज़मींदार अगर बहुत बड़ा हिस्सा ले लेगा तो जो वहाँ पर काम करने वाला मज़दूर है, जिसे टेनेंट कहते हैं, किराएदार कहते हैं, उसे बहुत कम प्रोडक्शन मिलता था या हिस्सा मिलता था। अब पूरा साल मेहनत करेगा मज़दूर, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रोडक्शन होगा उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मींदार ले जाएगा, क्योंकि ज़मीन उसकी थी। देयरफॉर फार्मर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी और दे वर नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट एनी इनोवेशंस। तो वहाँ काम करने वाले जो फार्मर्स थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि लैंड की क्वालिटी अच्छी हो, वो अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज़ करें, वो अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लैंड उनकी तो है नहीं, हो सकता है एक साल बाद ज़मींदार हमें ये लैंड वापस ही ना दें।
तो ना वो कोई इनोवेशन करते थे, ना लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में उनका कोई इंटरेस्ट था। क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी चीज़ होती है ना तो हम अपना समझ के यूज़ करते हैं, और किराए की चीज़ होती है ना तो हम उसे ऐसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर भी ऐसा ही था। जो लेबर्स काम करते थे, ज़मीन उनकी थी नहीं तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे। दूसरी साइड जो लैंडलॉर्ड था उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में। हैंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन्ड स्टैग्नेंट। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन्ड एट लो लेवल। दोनों का इंटरेस्ट नहीं था तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो लेवल पर ही रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, to protect tillers and to control rent on land, Tillers Land Act was passed, but farmers are not exploitation free due to incomplete implementation of the act. एक एक्ट बनाया गया, वहाँ पर था कि जो खेती करेगा ज़मीन उसकी होगी, लेकिन इस एक्ट का भी पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। सो ये हम जो कर रहे हैं वो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जिसका फर्स्ट पॉइंट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, सेकंड इज एग्रीकल्चर फाइनेंस। Majority of the farmers are facing poverty in India and they are in need of agriculture finance to buy fertilizers, seeds, pesticides, etc. to do cultivation. इंडिया के मेजॉरिटी फार्मर्स पुअर हैं और पॉवर्टी की वजह से उन्हें हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती है फर्टिलाइजर्स, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स बाय करने के लिए। सिंस इंडिपेंडेंस 71.6% एग्रीकल्चर फाइनेंस वाज मैनेज्ड बाय प्राइवेट मनी लेंडर्स। अंडरलाइन कर दीजिए, प्राइवेट मनी लेंडर्स। ये क्या होता है? ये रूरल एरिया में पैसा देने वाले, ब्याज पे पैसा देने वाले लोग होते हैं, जिसे प्राइवेट मनी लेंडर्स कहते हैं। ये फार्मर्स से बहुत ही हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते थे। फार्मर्स को पता ही नहीं था कि बैंक से लोन भी मिलता है और वो कम रेट पर मिलता है। लेकिन फार्मर्स पढ़े लिखे भी नहीं थे, इलिटरेट थे, तो वो सीधा प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते, अपना घर गिरवी रखते, अपना गोल्ड गिरवी रखते, अपनी ज़मीन गिरवी रखते और पैसा ले लेते। दे वर प्रोवाइडिंग फाइनेंस एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डूइंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। दे वर एक्सप्लॉइटिंग पुअर फार्मर्स। उनसे बहुत ही वेरी हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था और उन्हें एक्सप्लॉइट भी किया जाता था, क्योंकि उन्हें अकाउंट्स नहीं आता था, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें कैलकुलेशन में भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, चीटिंग होती थी, कहने का मतलब। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैड नेशनलाइज्ड बैंक्स which reduced the importance of private money lenders. नेशनलाइज बैंक्स आने के बाद प्राइवेट मनी लेंडर्स का जो इम्पोर्टेंस था वो रिड्यूस हो गया। गवर्नमेंट हैज़ एक्सपांडेड इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस बाय स्टार्टिंग रीजनल रूरल बैंक्स इन 1975 and National Bank of Agriculture and Rural Development, that is NABARD, in 1982. Due to this, role of moneylenders fell down to 27%. गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएट किए, रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट किए, नबार्ड स्टार्ट किया 1982 में, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ही कम रेट पर कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलने लगा। सो प्राइवेट मनी लेंडर्स का जो इम्पोर्टेंस था वो थोड़ा डाउन हुआ। फार्मर्स आर पेइंग हायर कॉस्ट टू अवेल क्रेडिट एंड ड्यू टू दैट देयर रेवेन्यू रिमेन्स वेरी लो। अगर वो हायर कॉस्ट पे करेंगे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उनके हाथ में बहुत कम पैसा बचेगा, उनकी इनकम लो हो जाएगी। As their profit are remaining very low, farmers have not much interest to improve agriculture productivity.
अब फार्मर्स को है ना प्रॉफिट बहुत कम बच रहा है, तो आज के फार्मर्स भी क्या बोलते हैं या सोचते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर कोई गवर्नमेंट जॉब करे, किसी आईटी इंडस्ट्री में जाए। वो चाहते ही नहीं कि उनके बच्चे फार्मर बने, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं बच रहा था। सो इस रीज़न से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था वो डिक्रीज होता गया। फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर उन्हें पूरा पैसा नहीं मिले या कम दाम मिले तो उनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में नहीं होगा। सो ये रीज़न था हमारा जो हमने किया एग्रीकल्चर फाइनेंस। थर्ड इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, Indian remote villages are not having adequate road to connect agriculture market. Also, agriculture markets have different rates of crops at the time of season and at the time of end of season. देखिए एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फार्मर्स को बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए। आपने सुना होगा सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट। लेकिन जो विलेज बहुत दूर हैं सिटी से, रिमोट विलेज कहते हैं, उनके पास प्रॉपर रोड्स ही नहीं है कि वो अपना प्रोडक्शन मार्केट तक लेकर आएं और आकर बेचें। इन मेजॉरिटी केसेस हाई प्राइस बेनिफिट्स go to traders and hoarders instead of farmers. Farmers who are under debt are forced to sell their crop before crop gets ready to local lenders and brokers. देखिए फार्मर्स अपना प्रोडक्शन करके मार्केट में लेकर आते हैं, वहाँ ब्रोकर्स होते हैं, वो ब्रोकर्स उनसे उनका प्रोडक्शन बाय कर लेते हैं। अब ये देखा गया है कि फार्मर्स के ऊपर कर्जा होता है, तो फार्मर के ऊपर कर्जा होने की वजह से वो ब्रोकर्स या लोकल लैंडर्स जो मनी लैंडर्स होते हैं वो फार्मर पर प्रेशर करते हैं कि उसका क्रॉप, उसकी फसल पकने से पहले ही वो पूरा का पूरा उसका डील करके बहुत ही कम रेट पर ले लेते हैं। और इससे क्या होता है, फार्मर को प्रेशर में वो सेल करना पड़ता है क्योंकि फार्मर ने उनसे कर्जा लिया है। सो ऐसे ब्रोकर्स को ज़्यादा पैसे बचने लगे और फार्मर जो मेहनत करता है उसे कुछ भी नहीं बच रहा है। फार्मर्स आर लीस्ट इंफॉर्मेटिव, सो दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट रेट्स, सेलिंग प्रोसीजर्स एक्सेट्रा। Therefore, they are not able to get good returns of their crop and they become pessimist and low agriculture productivity is seen. अब उन फार्मर्स को सेलिंग प्रोसीजर नहीं पता, मार्केट रेट्स नहीं पता, लीस्ट इन्फॉर्मेटिव है, मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इनकम कम होने से फार्मर्स का इंटरेस्ट निकलता गया। And the fourth is rural social structure. Indian farmers are fatalist and rural society is bound with old traditions and structure. Underline कर दीजिए bound with old tradition and structure. So they do cultivation for their subsistence only. They are not having motivations to attain economic development and to increase their income. As a result, rural area is having low productivity. Now farmers को इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या किसी सेमिनार को अटेंड करने में, ना ही वो इतने पढ़े लिखे हैं, ना ही उन्हें नॉलेज है। सो एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है हमारा, एज अ रिज़ल्ट rural area is having low productivity.
रूरल एरिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई। सो ये हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट पूरा हुआ, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जिसके अंदर 4 पॉइंट हमने देखे। नाउ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स करेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। Indian agriculture sector utilize traditional technology, old equipments, ideologies, techniques, etc., which make agriculture weak. Most important point. ये जो फार्मर्स हैं ये ओल्ड ट्रेडिशन से बाउंड होते हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, ओल्ड इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, ओल्ड आइडियोलॉजीज यूज़ करेंगे। Even in the present, farmers use plough and bullock instead of tractors, traditional seeds instead of hybrid seeds, and cow dungs instead of chemical fertilizers, which give low productivity. वो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ नहीं करते। Indian farmers use very less proportion of pesticides, so agriculture sector moves ahead very slowly. Pesticides भी बहुत कम यूज़ करते हैं, so finally क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर moves ahead very slowly, बहुत slowly आगे जा रहा है। And the third point, last point of this question, वो है other factors. First is pressure of population. At the time of independence, 72% people were getting employment from agriculture sector, whereas it is 49% in the year 1314. Thus, burden on agriculture is reduced, but still it is higher than other sectors of economy. Total produce of agriculture being distributed among big mass of population, it shows low productivity of labor. हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पहले 72% डिपेंडेंट थे, अब 49 है, बट जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो बहुत बड़े पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाता है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना सारा है, सो डिवाइड होने से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, पर लेबर प्रोडक्टिविटी, वो लो हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज lack of economic planning. In India, since second 5-year plan from 1956, India's economic planning centered around industries. The government has not taken that much effort and allotted time and money for agriculture sector. Second 5-year plan से इंडिया का जो प्लानिंग रहा है वो इंडस्ट्रियल प्लानिंग रहा है। हम इंटरेस्टेड हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को आगे ले जाने में, लेकिन एग्रीकल्चर पर गवर्नमेंट्स ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। इतने एफर्ट्स नहीं दिए, इतना टाइम नहीं दिया एंड उतना पैसा नहीं दिया। इट हैज़ इरेगुलर एंड स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट as compared to industrial sectors. हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रेट है वो बहुत ही स्लो है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। एज अ रिजल्ट, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ इन अ वॉरिज्म कंडीशन। सो फाइनली हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो वॉरिज्म कंडीशन में है, मीन्स टेंशन में है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 11 से कंटिन्यू करेंगे।